कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन करने आ रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटेशन से ये। ठीक है, तो 3 लॉ है, वही बताऊंगा, ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी। कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। कैप्लर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्लैनेट की मोशन को लेकर के 3 लॉ दिए थे। ठीक है, पहला जो लॉ था वो था लॉ ऑफ पीरियड। क्या था? लॉ ऑफ ऑर्बिट। पहले लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट, ये लॉ कहता है कि भैया जो भी प्लेनेट है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। इलिप्टिकल जानते हो ना, इलिप्स जैसा। मतलब ऐसा कि अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। और इलिप्स के दो फोकस होते हैं। क्या होते हैं? इलिप्स के दो फोकस होते हैं, और दोनों में से किसी एक फोकस पर सन आपका लाई करता है। ये है आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, इसके दो फोकस हो गए। ठीक है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। इसका एक फोकस यहां पर होता है और दूसरा फोकस यहां पर होता है। दो फोकस होता है। ठीक है? और सन किसी एक फोकस पे लाई करता है। अगर सन F1 पे लाई करेगा तो F2 पे नहीं लाई करेगा, और अगर सन F2 पे लाई करेगा तो F1 पे लाई नहीं करेगा। मतलब दोनों में से किसी एक फोकस पर आपका सन लाई करता है। ठीक है, इसे कहते हैं AOBCD। एओ को कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। क्या कहते हैं इसे? और ओसी या ओडी को, ओबी को भी यही कहते हैं। ऐसे ही आपका चाहे ओडी हो चाहे ओसी हो, इसको कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, F1 और F2 इलिप्स के दो फोकस होते हैं, और इन्हीं दो फोकस पे लाई करेगा आपका सन। चलो लॉ लिखते हैं। इस लॉ के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी planet revolve around the sun, around the sun in an elliptical orbit। कह रहा है कि इस लॉ के हिसाब से जो प्लेनेट की मोशन होती है सन के अराउंड में, वो किसमें होती है? ठीक है, वेयर सन लाई वन ऑफ द फोकाई। फोकाई आपका प्लूरल वर्ड है। सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है ना, जब एक से ज्यादा फोकस होता है फोकाई कहते हैं। तो कह रहा है दोनों में से किसी एक फोकस पे आपका सन लाई करेगा। यही था फर्स्ट लॉ। केपलर का कहता है कि एवरी प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट हो जो सन के चारों ओर घूम रहा है, तो उसके घूमने का जो ऑर्बिट होगा वो इलिप्टिकल होगा। क्या होगा? और वेयर सन लाई वन ऑफ दी फोकाई। और इलिप्स के दो फोकस होते हैं, तो दोनों में से किसी एक पे आपका सन क्या करेगा? लाई करेगा। यही आपका फर्स्ट लॉ। इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये केवल जस्ट एक आपकी स्टेटमेंट है। इसको लॉ ऑफ पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, आते भी है दूसरे लॉ पे। ये थोड़ा अच्छा लॉ है, मतलब थोड़ा सा
सेकंड लॉ क्या अपना है, ठीक है। और इसको कहते हैं लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया। ये सारे लॉ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। ये क्या कहता है, द एरियल वेलोसिटी, द एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी पता क्या होता है, एरिया अपॉन में टाइम। एरिया अपॉन में टाइम अगर आ जाए तो उसे कहते हैं एरियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं उसे, द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, अराउंड द सन इज ऑलवेज कांस्टेंट। कहता है भैया कि सन के चारों ओर किसी प्लैनेट की जो एरियल वेलोसिटी होती है, यानी एरिया अपॉन में टाइम, एरिया कवर बाय प्लैनेट इन पर यूनिट टाइम, वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। यानी इसको हम इन शॉर्ट लिख दें, एरियल वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्या होगी, कांस्टेंट होगी। किसी भी प्लैनेट की सन के अराउंड में एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ठीक है। इसी को एक दूसरे स्टेटमेंट में भी हम लिखते हैं, ठीक है, कि द एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट। देखिए एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है एल, याद है, जो क्या होता है एम वी आर के प्रोडक्ट के क्या आता है, बराबर आता है। क्या आता है, एम वी आर के प्रोडक्ट के बराबर आता है, ठीक है। मास वेलोसिटी रेडियस अभी बताया नहीं ना, रोटेशन मोशन में एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रही है, तो सर्कुलर मोशन में साइन की वैल्यू 1 ही होती है, आपको बताया था, ठीक है। तो प्लैनेट भी सर्कुलर मोशन में करते हैं ना, तो वहां पर साइन की वैल्यू 1 होती है, तो आपका आर पी होता है, आर एल इक्वल्स टू में आर पी साइन थीटा होता है। लेकिन साइन की वैल्यू 1 हो जाती है सर्कुलर मोशन में, तो केवल आर पी बचता है, पी की वैल्यू क्या होती है एम एम वी। एम वी तो एम वी को हमने क्या लिख दिया, मोमेंटम। पी क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो उसको हमने एम वी लिख दिया, ठीक है। तो कह रहा था एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, अराउंड द सन इज, ये भैया सारी स्टेटमेंट एक जैसी है, सब है, ठीक है। चलो समझते हैं और इसको प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। पहले आते हैं कि ये क्या कह रहा है, इस वाले स्टेटमेंट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो जब एक प्लैनेट घूमता है, कैसे घूमता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है सन के अराउंड में, है ना। और सन किसी एक फोकस पे लाई करता है, मैंने माना इस वाले फोकस पे लाई कर रहा है। तो मान लीजिए टी टाइम में एक प्लैनेट घूम करके यहां से यहां पे आ गया, ये प्लैनेट घूम रहा था और घूम करके टी टाइम में इतना आ गया, यहां से यहां पे आ गया, ए पॉइंट से कहां पे आ गया, बी पर आ गया, ए से कहां पे आ गया आपका, बी पर आ गया, बी पर आ गया। और इस दौरान इसने जो एरिया कवर किया वो ये था, ये इसने एरिया कवर किया टी टाइम में, ठीक है। कह रहा है कि भैया मान लीजिए ये प्लेनेट कहीं और चला जाए, कहीं और चला जाए मतलब कि इसी ऑर्बिट में कहीं और चला जाए, यहां पे चला जाए, समझ गए। तो यहाँ पर टी वन टाइम क्या है, 0, और फिर टी टाइम में देखेंगे तो इसने यहां से यहां तक का कुछ एरिया ये कवर किया, है ना। तो कह रहा है कि ये भी टी टाइम में, 0 से टी टाइम में ये वाला, अरे यार, ये भी 0 से टी टाइम में ये एरिया कवर किया गया, और ये भी 0 से टी टाइम में ये वाला एरिया कवर किया गया। तो कह रहा है कि हेयर, ये एरिया मान लीजिए A1 है और ये एरिया क्या है A2 है। तो हेयर, क्योंकि टाइम हमने सेम दिया है, तो A1 बराबर में क्या होगा, A2 होगा, A1 बराबर में A2। और इसको हम लिखते हैं A1 अपॉन में T बराबर में A2 अपॉन में T। एरिया अपॉन में टाइम क्या होता है, एरियल वेलोसिटी। क्या होता है, एरियल वेलोसिटी
फर्स्ट यहां से ए से बी में, सी से डी कर दो इसको, ये सी है ये डी है। एरियल वेलोसिटी फ्रॉम ए टू, अच्छा इसको पूरा इतना लंबा चौड़ा लिखेंगे भैया, मैं लिख दे रहा हूँ। भाई क्या है, एरियल वेलोसिटी ए टू सी बराबर, ए टू बी बराबर में एरियल वेलोसिटी सी टू डी। यही इसकी स्टेटमेंट है कि भैया प्लेनेट कहीं पर भी रहे, अगर सेम टाइम प्रोवाइड किया जाए तो उस सेम टाइम में प्लेनेट एरिया क्या करता है, सेम कवर करता है। यही इसकी स्टेटमेंट है कि द एरिया वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन इज ऑलवेज कांस्टेंट। समझ में आ गया। टी टाइम में जो प्लेनेट एरिया स्विप करता है, सेक्टर कवर करेगा ना, सेक्टर, सेक्टर ऑफ सर्कल कवर करेगा, तो सेक्टर सर्कल का एरिया होगा। तो टी टाइम में कहीं पर भी, टी टाइम मैंने दिया, टी टाइम बाद में कहीं पर दिया, तो उस टी टाइम में जो भी सेक्टर कवर करेगा उसका एरिया क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो ये होगी स्टेटमेंट। खैर इसको प्रूव भी करना है। अब इस वाले को देखते हैं। इस वाले के हिसाब से प्लेनेट कहीं पर भी रहे, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। दोनों एक ही है। वो भी अभी देखो यही चीज इसमें भी आ जाएगी। देखो ये है प्लेनेट, ये है ऑर्बिट, और ये है आपका ऑर्बिट, ये आपका सन है। सन यहाँ पे पास वाले पार्ट में था, यहाँ पर, ये पे यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v1, रेडियस क्या है r1, और मास क्या है प्लेनेट का m। ठीक है, ये ए पॉइंट है, क्या है ये। अब प्लेनेट घूमता हुआ दूर कहीं चला गया, दूर वाले एंड में यहाँ, तो रेडियस क्या होगी r2, ये सन है। वेलोसिटी क्या होगी v2, प्लेनेट का मास बदल जाएगा क्या, नहीं है भाई। तो कहता है भैया कि L1 यहां का एंगुलर मोमेंटम ए पॉइंट का जो है, वही एंगुलर मोमेंटम कहां मिलेगा आपको, बी पॉइंट पर भी मिलेगा। क्या मिलेगा, बी पॉइंट पर। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mv1r1 बराबर में mv2r2। ठीक है, m से m क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो v1 अपॉन में v2 बराबर में r2 अपॉन में r1 हो गया, है ना। हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी ऊपर है तो रेडियस नीचे है, वेलोसिटी नीचे है तो रेडियस ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी इनवर्सली इक्वल टू क्या आ रही है, रेडियस आ रही है। अब देखो क्या मतलब हो रहा है, कह रहा है कि जब आपका प्लैनेट दूर था, प्लैनेट, तो उसकी रेडियस क्या थी, ज्यादा थी, या इस वाले पॉइंट पर था तो रेडियस क्या थी, ज्यादा थी, तो यहां पर प्लैनेट की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, इसलिए उसने कम डिस्टेंस कवर किया। लेकिन जब प्लैनेट पास में था तो उसकी रेडियस क्या थी, कम थी, तो वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा हो गई, तो इसलिए प्लैनेट ने क्या किया, ज्यादा बड़ा डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, चल ठीक हो गया। ठीक है, ज्यादा बड़ा डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो यही कह रहा है, ये लॉ कहता है कि भैया फार्थर पॉइंट पर प्लैनेट की वेलोसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, कुछ ऐसा ही कि 100 गज के दो प्लॉट है, इस प्लॉट का चौड़ाई ज्यादा है लेकिन लंबाई क्या है, कम है। लेकिन इस प्लॉट में देखोगे तो इसकी चौड़ाई कम है लेकिन लंबाई क्या है, ज्यादा है। तो जब सन से दूर चला आता है प्लैनेट, देखो यही बता रहा ना। ठीक है, जब सन से दूर चला आता है प्लैनेट, तो ये ध्यान रखना कि प्लैनेट का, जो प्लैनेट का होगा वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, इसलिए वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन जो सेक्टर ऑफ सर्कल बनेगा उसका एरिया वही रहेगा जो पास वाले पे था। पास में रहेगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो ज्यादा बड़ा सेक्टर का आर्क कवर करेगा, तो उसमें सेक्टर का आर्क बड़ा हो गया लेकिन रेडियस कम है, तो एरिया वही आएगा जो दूर वाले एंड पर आएगा। ठीक है, दोनों सेम ही चीज कहते हैं कि भैया एरियल वेलोसिटी भी यही कह रहा है। अब आपको यहां पे शायद क्वेश्चन ये आपके दिमाग में नहीं आया होगा कि भैया यहां पर आने पर मैंने छोटा क्यों कर दिया। तो भैया आपको पता नहीं, इसका एरिया और इसका एरिया जब भी सेम हो सकता है जब इसकी चौड़ाई तो ज्यादा है, इसकी चौड़ाई क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसका मतलब दूर वाले पॉइंट पर प्लैनेट क्या कर रहा था, उतने टाइम में कम डिस्टेंस कवर कर रहा था, और पास वाले पॉइंट पर प्लैनेट क्या कर रहा था, उतने टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा था। इसलिए सेक्टर का आर्क ज्यादा था, रेडियस कम थी। यहाँ पे सेक्टर का आर्क कम था और रेडियस क्या थी, ज्यादा थी, तो एरिया क्या आया, सेम आया। ठीक है, यही कहता है आपका सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है,
तो यहां से ध्यान रखना कि इसका मतलब ये है कि अगर आपका प्लैनेट सन से दूर होगा दूर होगा तो उसकी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। और पास होगा पास होगा पास होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, समझ गए भैया। तो ये होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन आ गया, ध्यान रखना। दोनों एक ही चीज बोल रहे हैं, वहां पर एरियल वेलोसिटी बोल रहा है, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट करके वेलोसिटी ज्यादा होगी पास वाले एंड पर, वेलोसिटी कम होगी दूर वाले एंड पे। सेकंड लॉ ऑफ केपलर है। अब आते हैं भैया थर्ड लॉ ऑफ केपलर पे। थर्ड लॉ ऑफ केपलर। थर्ड लॉ केपलर क्या कहता है भैया? थर्ड लॉ ऑफ केपलर कुछ नहीं कहता ये भी। ये कहता है भैया जैसे आपका सन है, सॉरी प्लैनेट है, वो किसमें घूमता है? एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्स का एक फोकस होता है, दो फोकस होता है, दो में से किसी एक फोकस पे लाई करता है। ये क्या है आपका? सेमी मेजर एक्सिस है ना, ए ओ। तो भैया यहां से गया प्लेनेट घूमता हुआ, यहां से होता हुआ, ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ, यहाँ पे वापसी आ गया। इसे कहते हैं एक रोटेशन। इसे क्या कहते हैं? एक साइकिल कर ली। तो कहता है एक साइकिल को जो टाइम पीरियड होता है ना, उसको कैसे लिखते हैं? कैपिटल टी। क्या लिखते हैं? कैपिटल टी। तो देखा गया थर्ड लॉ ऑफ कैपलर में कि कैपिटल टी का जो स्क्वायर होता है वो सेमी मेजर एक्सिस के, सेमी मेजर एक्सिस यानी यहां से लेके यहां तक, जो रेडियस क्या है आर लिए मैंने, उस आर क्यूब के क्या आता था? डायरेक्टली आता है। किसके आता है? आर क्यूब के डायरेक्टली आता है। ठीक है। कहता है एक साइकिल में जो भी टाइम लगेगा उसका स्क्वायर जो आता था वो सेमी मेजर एक्सिस के आर क्यूब के डायरेक्टली आता है। ठीक है। यही क्या आपका कैपलर्स थर्ड लॉ। इसे कहते हैं लॉ ऑफ, और लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम, लॉ ऑफ टाइम पीरियड कहते हैं। कहता है इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड कहते हैं। कहता है अकॉर्डिंग दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टी ऑफ प्लैनेट अराउंड दी सन। कह रहा है कि भैया टाइम पीरियड जब भी बोल दिया जाए समझ में एक साइकिल का टाइम की बात हो रही है, एक साइकिल का टाइम की बात हो रही है। ठीक है। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड टी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस का मतलब आर। तो ये हो गया भैया जो टाइम पीरियड है उसका जो, भाई भाई चल, अरे उठा के रख देते यार, इतनी बड़ी चाइनीज। ठीक है। सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है। तो कह रहा है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ क्या कहता है भैया कि एक साइकिल का जो भी टाइम होगा उसका जो स्क्वायर होगा वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
ठीक है भैया, प्रूफ करते हैं इसको, चलो प्रूफ। मान लीजिए आपका सन है, और सन का मास क्या है भैया, एम है। ठीक है, ये आपका प्लेनेट है, इसका मास क्या, स्मॉल एम है, इनके बीच की दूरी क्या, आर है। और इसके एक टाइम का कैपिटल डी क्या है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। आपको पता है भैया, अगर ये प्लेनेट घूम रहा है तो इसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो हेयर अगर ये प्लेनेट घूम रहा है सन के चारों ओर, तो एज द प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, इट रिक्वायर्ड centripetal force which is provided by, which is provided by gravitational force in between sun and planet। कह रहा है भैया कि किसी भी प्लेनेट को सन के चारों ओर घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, सन और प्लेनेट के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप देखिए भैया, हम कहेंगे भैया सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर। ये हो गया, एक आर से एक आर क्या हुआ, कैंसिल हो गया। आपको बता दूं, किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी जो होती है वो सरकमफेरेंस अपॉन में टाइम पीरियड होता है। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में किसी भी प्लैनेट की वेलोसिटी जो होती है वो सरकमफेरेंस अपॉन में टाइम पीरियड के रेशियो के बराबर आती है। तो अब देखिए, तो ये हो गया आपका एम वी की जगह पे लिखोगे 2 पाई आर अपॉन में टी होल स्क्वायर, और जी एम, और ए स्मॉल एम क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया, तो आपका ये बचेगा जीएम अपॉन में आर। अगर आप इसको देखो तो ये क्या हुआ, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर बराबर में जी एम अपॉन में आर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, हमने इसको लिख दिया, क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो आएगा आपका टी स्क्वायर। हाँ भाई, हाँ ये हो गया आपका। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम इसको, तो ये क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर, अच्छा दूसरे कलर से कर देता हूँ, मिक्स हो गया। क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब है ना, इसमें होगा, और जी एम टी स्क्वायर है ना, ये हो गया। इसको हम लिखते हैं जी एम टी स्क्वायर बराबर में 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। तो जीएम को धन ले आओ, तो टी स्क्वायर इक्वल्स में 4 पाई स्क्वायर जी एम अपॉन में, सॉरी इनटू में आर क्यूब। तो यहाँ पे 4 पाई क्या है, कॉन्स्टेंट है, स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, जी भी कांस्टेंट है, और आपका एम क्या, मास ऑफ सन, ये भी कांस्टेंट है। तो ये पूरी टर्म को अगर हम हटाए तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स में कांस्टेंट आर क्यूब हो गया, और कांस्टेंट अगर हटा दो तो क्या होगा, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, इसको हमने प्रूफ कर दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कांस्टेंट जो के है ना वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, तो ध्यान रखना 4 पाई स्क्वायर जी अपॉन में एम। अब एक बार ध्यान रखना, इसे कहते हैं सेंट्रल मास, इसे क्या कहते हैं, सेंट्रल मास। तो लीजिए, अगर मैं बात करूं सेंट्रल मास क्या है, तो सेंट्रल मास वो मास होता है जिसके चारों बॉडी घूम रही होती है। अगर मैं बात करूं अर्थ और सन के सिस्टम की, या हमारे सोलर सिस्टम की, तो सारी बॉडी किसके चारों घूमती है, सन के। तो सेंट्रल मास में यहाँ पर जो एम रहेगा वो सन रहेगा। लेकिन अगर मैं मून और अर्थ के सिस्टम की बात करूं तो वहां पर सेंट्रल मास अर्थ को बनाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपका ये सन है, सन,
सेंट्रल बॉडी क्या आपकी सन है, और उसके चारों कौन घूम रहा है, प्लैनेट। तो भैया यहाँ पर क्या होगा, अगर आप लिखोगे टी स्क्वायर इक्वल्स टू में 4 पाई स्क्वायर जी, मास ऑफ सन और रेडियस क्या होगा 2, ठीक है। और अगर मैं मान लू सन सन प्लैनेट का अगर सिस्टम है तो आपका कुछ इस प्रकार से ये थर्ड लो लिखा जाएगा। लेकिन अगर आपका अर्थ अर्थ और मून सिस्टम है तो ये लो आपका कुछ इस प्रकार से लिया जाएगा। ये क्या होगा, यहाँ पे अर्थ रहेगी, ये अर्थ है, ये क्या है, मून है। तो ये क्या होगा, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 4 पाई स्क्वायर जी, मास ऑफ अर्थ हो जाएगा। अब क्या आएगा यहाँ पे, कौन सा मास आएगा, जी मास ऑफ अर्थ, और क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट। अब मान लो हमारा मार्स ले ले, मार्स, ठीक है, मार्स के दो मून है, मार्स के दो मून है, ठीक है। तो एक फोबोस है, एक डेलमोस है, ठीक है। तो ये मार्स है, ये फोबोस है, ये डेलमोस है, ठीक है। तो फोबोस का जो टाइम पीरियड है, रेडियस है, वो क्या है, आरपी, और ये आरडी है। तो इसके लिए अगर आप लिखोगे कि आपका थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, तो क्या होगा, टी स्क्वायर ऑफ डेलमोस इक्वल्स टू में 4 पाई स्क्वायर जी, मास ऑफ डेलमोस और रेडियस ऑफ डेलमोस का क्यूब, ऐसे लिखोगे। और इसके लिए अगर लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, टी फोबोस का स्क्वायर इक्वल्स टू में 4 पाई स्क्वायर और जी, मास ऑफ फोबोस और टाइम रेडियस ऑफ फोबोस का। तो भैया इस तरीके से आपका कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर सेंट्रल बॉडी अर्थ है तो वो सारे प्लैनेट के लिए रहेगी, तो आपको सनी नहीं, ठीक है, समझ गए। तो ये आपका कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन आपका फिनिश हो गया। अभी आपकी एक और क्लास रही है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट और ऑर्बिट वो आएगी, क्या कराएंगे, 3-4 डेरिवेशन है। एस्केप वेलोसिटी, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट है, और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भैया। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज उतना ही, जय हिंद, जय भारत।